हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विटामिन। स्टूडेंट्स, आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे, जो कि एक लाइट का ही सेकंड फिनोमिनन है। ओके, स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले व्हाट इज लाइट? स्टूडेंट, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which give us sensation of fear, sensation of vision. ओके, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे सामने आसपास जो भी हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है उसको देखने के लिए हमारी हेल्प करती है। ओके, स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे सामने ये एक ऑब्जेक्ट है और हमारे यहाँ पर एक लाइट सोर्स, जो यहाँ पर एक सन एक लाइट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, सो यहाँ सन से आने वाली जो भी रेडिएशंस होगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ने के बाद ये सारी सारी रेडिएशंस ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, बाउंस हो जाएगी रे ऑफ लाइट यहाँ से। जब भी वो रेज ऑफ लाइट हमारी आईज में पड़ेगी और हम उस वाले ऑब्जेक्ट को हम इजिली देख सकते हैं। ओके, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स प्रेजेंट अराउंड अस। जो हमारे सामने हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको देखने के लिए हमारी हेल्प करती है। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द डिफरेंट हाउ वी कैन सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला जो कलर है आपके सामने, इस बैकग्राउंड स्क्रीन का कलर आपको ब्लैक विजिबल हो रहा होगा और ये लिखे गए टेक्स्ट आपको येलो कलर के विजिबल हो रहे होंगे और ये कुछ एक लाइट ब्लू कलर का आपके सामने ये विजिबल हो रहा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये ब्लैक क्यों विजिबल होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं हमारी जो व्हाइट कलर है वो टोटल 7 कलर के साथ मिलकर बनी होती है। टोटल 7 कलर के साथ मिलकर बनी होती है, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये टोटल 7 कलर सी मिलकर हमारे सामने ये एक व्हाइट लाइट को बनाते हैं, व्हाइट लाइट को बनाते हैं। ओके, सो फिक्स प्रपोर्शन में जब ये 7 के 7 कलर्स मिल जाएंगे तो देन हमारे सामने एक व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर का लाइट हमारे सामने प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, ये टेक्स्ट आपको येलो कलर क्यों विजिबल होते हैं? क्योंकि इन 7 कलर्स में से ये बाकी के 6 कलर्स, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड, ये सारे के सारे 6 के 6 कलर्स इसने एब्जॉर्ब कर लिए और ये सातवां जो कलर, जो येलो कलर, इसने अमिट कर दिया और वो अमिटेड कलर, अमिटेड मींस रिलीज कलर, जो इसने रिफ्लेक्ट कर दिया वो हमारी आईज के ऊपर पड़ेगा। देन हमारी आईज को ये वाला कलर, येलो कलर विजिबल होगा। बट ब्लैक कलर के केस में सारे के सारे 7 के 7 कलर्स ये एब्जॉर्ब कर लेता, कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो इसी वजह से हमारे सामने ये बैकग्राउंड की जो स्क्रीन है हमारे सामने ब्लैक कलर की विजिबल होगी। ओके, स्टूडेंट्स, ये वाला जो ब्लू कलर क्यों विजिबल होगा? क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर को ही, लाइट ब्लू कलर को इसने अमिट किया और बाकी सारे के सारे 6 कलर इसने एब्जॉर्ब कर लिए। और व्हाइट कलर भी आपके सामने अगर टेक्स्ट आता है देन आप कह सकते हैं इसने सारे के सारे 7 के 7 कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, सॉरी अमिट कर दिया। देन वो सारे के सारे 7 कलर्स हमारी आईज में एंटर करेंगे और हमको व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। ब्लैक कलर के केस में सारे के सारे कलर्स, सारे के सारे कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बट व्हाइट कलर में सारे के सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देगा। ओके, इस वजह से हमें व्हाइट कलर विजिबल होगा जब सारे के सारे 7 कलर्स हमारी आईज में पड़ेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट का फिनोमेना उसके बारे में हम बात करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टूडेंट क्या होती है? बाउंसिंग बैक या बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा था इस लाइट के सामने, जब लाइट यहाँ पर फॉल करी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करने के बाद ये लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, बाउंस कर गई। इस बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन, ये देखिए एक प्लेन सरफेस, जो हमारी कोई भी सरफेस हो सकती है, कर्व सरफेस हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी व्हाइट सरफेस जैसे कि वाटर की जो सरफेस है उसके उसके ऊपर भी हमारी जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर कर सकती है। ये स्पून की सरफेस, ये एक डिफरेंट टाइप का हमारे सामने स्फेरिकल मिरर आएगा, जिस वजह से
इसने इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन की है। हम आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन होती है हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद। ओके, सो ये देखिए, जब भी यहाँ पर सन से आने वाली जो रेडिएशंस है वो वाटर के ऊपर पड़ेगी, वाटर भी एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की फॉर्म में एक्ट करेगा, बट यहाँ पर एक दैट रफ सरफेस होने की वजह से, डिस्टर्ब सरफेस होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो इमेज क्लियर विजुअल नहीं है। ओके, सो डिफरेंट सरफेसेस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कॉज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स इमेज से डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हम इस चैप्टर में कंप्लीटली बार बार डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच गिव्स आउट द लाइट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर से लाइट आएगी देन उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, सो कोई भी रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशंस जिस सब्सटेंस से, जिस थिंग से पड़ेगी, देन उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाएं तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि आपसे कुछ एक रेडिएशंस, कुछ एक लाइट की रेज जो आपसे निकलेगी और वो रेडिएशंस प्लेन मिरर में एंटर करेगी। ओके, सो क्योंकि आप खुद तो अपना लाइट को जनरेट नहीं करते, बट आपके ऊपर जो भी लाइट सोर्स से लाइट पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होकर प्लेन मिरर में एंटर कर जाएगी, तो आप एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इमेजेस। सो जब भी रेज प्लेन मिरर के ऊपर पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट करके कन्वर्ज कर जाएगी या फिर डाइवर्ज कर जाएगी फ्रॉम एनी पॉइंट। सो देन जो भी रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के साथ कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, देन वहां इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर एक इमेज क्रिएट करेगी। ओके, सो इमेजेस आर ऑफ द टू टाइप, रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज, दो तरह की इमेजेस होती है। रियल इमेज जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म कर सकते हैं, और वर्चुअल इमेज स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते, which cannot be formed on the screen, that is virtual image, which can be formed on the screen, that is a real image। स्टूडेंट्स, हम डिफरेंस देख लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स, रियल इमेज में एक्चुअली रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, बट वर्चुअल इमेज में एक्चुअली रे ऑफ लाइट मीट नहीं करती। ओके, सो रियल इमेज ऑलमोस्ट जनरली इन्वर्टेड होती है। ओके, सो बट वर्चुअल इमेज जनरली इरेक्ट होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रियल इमेज को स्क्रीन के ऊपर लिया जा सकता है, बट इसको वर्चुअल इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं लिया जा सकता। ओके, सो इसको इमेज फॉर्मेशन जो हमारी वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं होगी। सो इमेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस, अगर कोई भी मिरर के केस में हो देन रियल इमेज हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, बट लेंसेज के केस में ये पीछे बनती है। ओके, सो लेंसेज के केस में ये रियल इमेज पीछे बनती है, बट वर्चुअल इमेज इफ इन केस ऑफ मिरर है देन ये बिहाइंड द मिरर बनेगी, बट अगर लेंस है तो इन फ्रंट ऑफ द लेंस बनेगी। ओके, सो वी कैन इजिली रीच टू दैट वन रियल इमेज, इट मीन्स हम इजिली इमेज को स्क्रीन के ऊपर फॉर्म करके उसको टच कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। सो रियल इमेज विच कैन बी वी कैन रीच टू दैट, बट इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज वी कैन नॉट रीच टू दैट वन। ओके स्टूडेंट्स, स्वागत स्टूडेंट, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, दो टाइप की रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सो जब कभी कोई भी रेज ऑफ लाइट्स इस तरह किसी भी एक स्मूथ सरफेस के ऊपर पड़े, देन पैरेलल आने वाली जो रेज ऑफ लाइट्स होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी सारी रेज क्या हो जाएगी, पैरेलल ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सो इस टाइप की रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बट अगर हमारे सामने कोई भी रफ सरफेस हो, जैसे कि वाटर सरफेस हो जाए, जैसा क्रैश प्लेट वगैरह सरफेस वाले हो जाए, देन इस केस में इरेगुलर रिफ्लेक्शन अकर करेगी, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन अकर करेगी। सो पैरेलल आने वाली जो रेडिएशंस होगी सारी सारी पैरेलल इंसिडेंट तो करेगी, बट रफ सरफेस के ऊपर फॉल करने के बाद वो रिफ्लेक्ट पैरेलल नहीं होगी। ओके, सो नॉन पैरेलली वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, सो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर। सो जिस वजह से हमारे सामने जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो इमेज बनेगी वो एक ब्लर इमेज फॉर्मेशन होगी। ओके, सो यहाँ पर एक क्लियर इमेज और शार्प एज इमेज बनेगी, क्योंकि सारी जो रिफ्लेक्टेड रेस होगी सेपरेट होगी, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी रिफ्लेक्टेड रेस। तो जिस वजह से हमारे सामने यहाँ पर क्लियर इमेज बनेगी और यहाँ पर ब्लर इमेज बनेगी। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे
पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन आल्सो। ओके, बट इररेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में स्टूडेंट्स पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट्स इंसिडेंट करेगी डज नॉट रिमेन पैरेलल आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल नहीं रहेगी। ओके, सो रेगुलर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट स्मूथ सरफेस से अकर करती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन रफ सरफेस से अकर करती है। इमेज इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये दो सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है डिफरेंट हमारे सामने पड़ेगी, सो जिस वजह से क्लियर इमेज और रेगुलर इमेज बनेगी। ओके, सो नो इमेज विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ इरेगुलर सरफेस। ओके, सो इस केस में रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारी जो रिफ्लेक्टेड रेज होगी पैरेलल ही रहेगी, बट यहाँ पर ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये रेज ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जब भी रे ऑफ लाइट किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर पड़ेगी देन वो रे ऑफ लाइट ये दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर फॉलो करेगी। स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जरूर फॉलो करने के बाद देन ये रिफ्लेक्टेड रेस हमारे सामने एक क्लियर इमेज फॉर्मेशन कर सकती है। सो पहले वाला लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम r के साथ डिनोट करें और एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम i के साथ डिनोट करें देन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल r इज इक्वल टू एंगल i। सो मान लीजिए कोई भी रे ऑफ लाइट अगर 30 डिग्री एंगल के ऊपर इंसिडेंट करती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये 30 डिग्री एंगल के साथ ही क्या करेगी, बाउंस कर जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स सेकंड वन लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों की तीनों चीज, दो इंसिडेंट रेस एक नॉर्मल। सो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, जो भी रेज ऑफ लाइट जहां पर इंसिडेंट करती है आ रही है इस मिरर के ऊपर देन उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। और सेकंड वन रिफ्लेक्टेड रे, जो भी रे ऑफ लाइट इस मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद बाउंस कर जाती है देन उसको हम रिफ्लेक्टेड रेस बोलते हैं। ओके, सो नॉर्मल क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारे मिरर के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करे। ओके, सो ये देखिए ये वाला एक कंप्लीट एक 90 डिग्री एंगल हमारे सामने बनेगा, सो जिस वजह से ये एक नॉर्मल कहलाता है। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब जो भी नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे के साथ एंगल बनाती है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। जो भी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक दूसरे के साथ एंगल बनाती है देन उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सो फर्स्ट वन लॉ के अकॉर्डिंग अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 30 डिग्री ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर इंसिडेंट रे ऑन द स्क्रीन होगी, रिफ्लेक्टेड रे भी ऑन द स्क्रीन होगी और नॉर्मल भी ऑन द स्क्रीन होगी, इसका मतलब ये तीनों की तीनों एक दूसरे के सेम प्लेन में लाई करेंगे। ओके, सो ये था हमारा सेकंड वन लॉ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। स्टूडेंट मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक प्लेन मिरर दिया गया हो, मान लीजिए हमारे सामने कोई भी एक प्लेन मिरर दिया गया हो, अगर मैं इसको स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर में हम देखेंगे। सो सबसे पहले जो इमेज प्लेन मिरर बनाता है, मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर एक प्लेन मिरर पड़ा हुआ है और जिसकी ये वाली साइड जो हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सॉरी पॉलिश सरफेस है, और ये वाली साइड जो हमारी एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट कर रही है। ओके, सो एक मिरर के पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस और एक पॉलिश सरफेस उसके सामने होती है। ओके, सो मान लीजिए ये एक हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ओके, जो प्लेन मिरर के सामने पड़ा हुआ है। सो जितनी भी इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट एक 3 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, इसकी जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर की ही बनेगी। ओके, सो जितनी डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने होगा उतनी ही डिस्टेंस ये प्लेन मिरर के पीछे भी होगा। ओके, सो मान लीजिए अगर ये 5 मीटर इस प्लेन मिरर के आगे खड़ा है और 5 मीटर ही ये प्लेन मिरर के पीछे भी खड़ा होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स जितनी इसकी हाइट होगी हाइट भी बिल्कुल सेम बनेगी इस इमेज की। सो हम कह सकते हैं साइज ऑफ इमेज इज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सो इट इज फार एज बिहाइंड दैट एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, जितना ऑब्जेक्ट आगे होगा उतना ही ऑब्जेक्ट पीछे भी होगा। सो सेकंड वन स्टूडेंट, थर्ड वन स्टूडेंट्स, वर्चुअल और इरेक्ट। सो ये वाली जो इमेज इसकी बनेगी वो इमेज इस मिरर के पीछे बनेगी और इसको हम टच नहीं कर सकते, जिस वजह से
ये एक वर्चुअल इमेज कहलाएगी। ओके, सो जो एक इरेक्ट होगी इट मींस इट इज लिटरली इन्वर्टेड होगी। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड इस साइड है और राइट हैंड साइड ये वाली है, और इस इमेज की राइट हैंड साइड ये वाली बन जाएगी और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये वाली बन जाएगी, सो इट इज लिटरली इन्वर्टेड। ओके, सो जब भी लेफ्ट हैंड साइड विल बी चेंजेस इनटू द राइट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड चेंजेस इनटू द लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रॉपर्टी को हम लिटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, सो इसकी हाइट सेम रहेगी, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर सेम रहेगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल का मतलब बिहाइंड द स्क्रीन बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, जिसको हम स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर पाएंगे। इरेक्ट का मतलब ये बिल्कुल सीधी बनेगी ऊपर की ओर। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के बाद हम बात कर लेते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। सो स्टूडेंट्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, जो हम स्फीयर से बनाते हैं। स्फीयर से बनाते हैं, मान लीजिए ये हमारे सामने एक स्फीयर है और हमने इस स्फीयर को कुछ एक पार्ट को हमने कट कर लिया इस तरह से। ओके, सो इसकी एक साइड पॉलिश कर दी और दूसरी साइड अगर हम इस साइड के ऊपर हम सिल्वर की कोटिंग कर दे, सिल्वर की अगर हम कोटिंग कर दे और दूसरी साइड को हम ऐसे ही छोड़ दे एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह, सो जो हमारे सामने ये मिरर बन गया उसको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, जिसकी एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी और दूसरी साइड वेल पॉलिश्ड सरफेस होगी। सो हमारे सामने दो केसेस बन सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला केस भी पॉलिश कर सकते हैं और ये वाली सरफेस भी पॉलिश कर सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस को पॉलिश करने के बाद हमारे सामने दो डिफरेंट मिरर्स हमारे सामने बनेंगे। सो पहला मिरर है कन्वेक्स मिरर, सेकंड वन है कनकेव मिरर। सो इसमें स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर इसकी बल्जी आउटवर्ड सरफेस, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस जो इसकी पॉली सरफेस हो, देन उसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। अगर कर्व्ड इनवर्ट सरफेस पॉली सरफेस हो, देन उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर ये दो डिफरेंट टाइप के मिरर होते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। सो जिस की कर्व्ड इनवर्ट सरफेस, कर्व्ड इनवर्ट सरफेस एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करे, ये है कर्व्ड इनवर्ट सरफेस। ओके, सो ये वाली साइड कौन सी है, कर्व्ड आउटवर्ड सरफेस, सो इसको हम कनकेव मिरर बोलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेकंड वन कन्वेक्स मिरर, जिसकी कर्व्ड इनवर्ड सरफेस पॉलिश्ड हो और कर्व्ड आउटवर्ड जो उसकी वेल रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, देन उसको हम कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, टर्म रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। सो स्फेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, बट उसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स होगी दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही होगी। सो ये एक स्फेरिकल मिरर का ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया। सो इस सेंटर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, इस सेंटर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। सो पोल ऑफ द मिरर क्या होगा, सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, उसको हम पोल बोलते हैं और इसको कैपिटल पी के साथ डिनोट करते हैं। और ये हमेशा स्फीयर के सॉरी इस मिरर के ऊपर ही लाई करेगा, उसको पोल ऑफ अ मिरर बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात कर ले। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने स्फेरिकल मिरर जो हमने काटा था, एक स्फीयर से काटा था, उस स्फीयर का जो सेंटर वाला पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और उस स्फीयर का सेंटर होगा ये मिरर, मिरर का सेंटर पोल, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं और ये हमारे स्फीयर का स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ओके, स्फीयर का सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर से और पोल के बीच की जो भी हमारे सामने ये डिस्टेंस बनेगी, जो भी हमारे सामने ये डिस्टेंस बनेगी उसको हम सीपी भी बोल सकते हैं और इसको आर कहते हैं। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पीसी या सीपी। ओके, सो इस डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और एक स्फीयर का जो भी रेडियस बनेगा वही होगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए हमने मार्क किया हुआ है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। सो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो पास करेगी, स्ट्रेट लाइन पास करेगी, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में से पास करेगी उसको स्फेरिकल मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ओके, सो दिस स्ट्रेट लाइन एंड ये वाली स्ट्रेट लाइन जो हमारे मिरर के बिल्कुल नॉर्मल होगी टू द पॉइंट टू द पोल। स्टूडेंट्स, अभी भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी अभी मैंने ये वीडियो पहली वीडियो क्लास 10th की रिवीजन के लिए डाली है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा क्योंकि आपकी 10th क्लास की रिवीजन के लिए मैं इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ। ओके, सो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इसमें कुछ एक इंफॉर्मेटिव अगर आपको मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें क्योंकि ये एक वीडियो उनकी भी हेल्प कर सकती है। सो दोस्तों बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। सो यहाँ पर फोकस ऑफ अ मिरर, जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो हमारे मिरर के ऊपर पड़ेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो भी इसकी रिफ्लेक्टेड रेज होगी, सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज एक ही पॉइंट से, एक ही प्लेन से पास करेगी। ओके, सो उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। ओके, सो कई बार क्या होता है पैरेलल लाइंस तो हमारे सामने एंटर करती है, बट कई बार पैरेलल ऊपर से पैरेलल एंटर करती है। ओके, इस तरह से तो ये वाली सारी की सारी जो रेडिएशन होगी वो पैरेलली फॉल करेगी इस प्लेन मिरर के ऊपर, बट उसके पैरेलल रेस ऑफ लाइट्स रिफ्लेक्ट करने के बाद, रिफ्लेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स वो एक फोकल प्लेन से पास करती है। ओके, सो प्लेन कौन सा होगा, जो लाइन इस वाले, जो लाइन इस वाले फोकस पॉइंट से पास करेगी। ओके, सो इस फोकस द प्लेन विच पासेस फ्रॉम द फोकस पॉइंट। ओके, सो इसको हम फोकस प्लेन बोलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोकस पॉइंट क्या होता है, a reflected rays appear to come from a point on the principal axis in case of convex mirror। so ये था concave mirror, यहाँ पर एक्चुअली रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट से पास करेगी, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर स्टूडेंट्स ये ऐसे अपीयर होगी कि ये सारी की सारी रेज इस पॉइंट से पास करिए, बट इन एक्चुअल में ये रेज ऑफ लाइट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां से ही बाउंस कर जाएगी। ओके, सो यहां से ही सिर्फ और सिर्फ बाउंस कर देगी। ओके, सो इस फोकस प्रिंसिपल फोकस को और फोकस पॉइंट को हम कैपिटल एफ के साथ डिनोट करते हैं ऑन अ रे डायग्राम। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पर फोकस पॉइंट के बाद फोकल लेंथ की बात कर ले। फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट, जहां पर इस पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को, इस पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको हम फोकल लेंथ। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के बारे में हमने बात कर ली। एफ क्या होगा, स्मॉल एफ के साथ हम फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर के साथ डिनोट करते हैं। ओके, सो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दूसरे के साथ इस तरह से रिलेट करते हैं, कैपिटल स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय 2। आर क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ क्या है, फोकल लेंथ है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूला को कैसे हम यूज कर सकते हैं, ये देखिए नेक्स्ट वन मैं एक न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल आपके लिए लाया हूं। सो मान लीजिए आपके सामने एक स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 14 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब आर कितनी दी हुई है हमारे सामने, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे सामने दिया गया है 14 सेंटीमीटर, हमने इसकी फोकल लेंथ को निकालना है। सो फोकल लेंथ को निकालने के लिए फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, आर बाय 2 के बराबर, और एफ इज इक्वल टू आर, आर कितनी होगी 14 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी 7 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ हो जाएगी। ओके, सो इस तरह से हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए इजीली फोकल लेंथ को निकाल सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफरेंट रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने के लिए हमारे सामने कुछ एक 4 रूल्स दिए गए हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों में कॉमन ही होंगे, देन उस रूल को यूज करते हुए हम इजीली रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने ये कनकेव मिरर है, जब भी रेज ऑफ लाइट्स इस कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, जो रेज ऑफ लाइट्स यहाँ पर पैरेलल इंसिडेंट कर रही है, देन उसके बाद आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर ये कहां पे किस पॉइंट से पास करेगी स्टूडेंट्स, हमेशा ही पैरेलल आने वाली जो रेडिएशंस हमेशा ही फोकस पॉइंट से पास करती है, एक्चुअली पास करती है, या फिर ये इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम दैट वन पॉइंट। सो ये वाली रेज इस तरह से इसके ऊपर फॉल करने के बाद हमारे सामने ऐसे अपीयर होती है कि ये फोकस पॉइंट, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का फोकस पॉइंट दूसरी साइड होता है, राइट साइड की ओर होता है, बट कनकेव मिरर का फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर होता है। ओके, तो जिस वजह से ये कन्वेक्स मिरर के ऊपर अपीयर करेगी एज दे आर पासिंग फ्रॉम दैट वन फोकस पॉइंट, बट इन केस ऑफ कनकेव मिरर ये एक्चुअली पास करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड वन रूल के बारे में। सो व्हेन रेज ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट, जब भी रेज ऑफ लाइट्स यहाँ पर फोकस पॉइंट से पास करेगी,
आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वन मिरर, ये कौन से पॉइंट से पास करेगी, कैसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर भी अगर हमारे सामने ऊपर से कोई भी रेज ऑफ लाइट यहाँ पर इंसिडेंट करे जो इस फोकस पॉइंट से पास करती हुई अपीयर हो, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वन, ये कैसे विजिबल होगी, यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विजिबल होगी। ओके, सो कन्वेक्स मिरर के ऊपर जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट आती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से पास कर जाती है, बट अगर फोकस से पास कर रही है पहले ही देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। सो ये फर्स्ट वन रूल और सेकंड वन रूल हमने दोनों के दोनों रूल्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आगे हम बात करते हैं थर्ड वन रूल के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो भी रेज ऑफ लाइट्स हमारे सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज ऑफ लाइट उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। ओके, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो बाउंस बैक करेगी और अपना ही पाथ को रिट्रेस करना स्टार्ट कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हो देन वो इस डायरेक्शन से आएगी और उसी डायरेक्शन में से वापस ही पुठी मुड़ जाएगी। ओके, सो ये था रूल नंबर 3। नेक्स्ट रूल नंबर 4 स्टूडेंट्स, सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन द पोल ऑफ अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जितना इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ओके, सो इस केस में भी क्या होगा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट विल फॉल ऑन अ पोल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये भी क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस कर जाएगी और सेम एंगल के साथ ही बाउंस करेगी। सो ये इन चारों रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज करते हुए हम इजिली रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे सामने पहले वाली जो रे डायग्राम दी गई है, अगर हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट दिया गया हो जो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे पड़ा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे पड़ा हो। ओके, सो हम कैसे इसकी रे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, सो ये होगा हमारा सेंटर वाला पॉइंट, सॉरी ये होगा हमारा फोकस पॉइंट। ओके, सो ये होगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमारे सामने इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हो, एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर एक एरो की फॉर्म में ले रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पर मान लीजिए ये वाला एक ऑब्जेक्ट हमारे सामने पड़ा हो, एक ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड ही डिनोट करते हैं। ओके, सो ये वाला जो ऑब्जेक्ट जो इस बियॉन्ड सी पड़ा होगा, जब भी रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आएगी, ओके, सो जो रेज ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से आने के बाद इस मिरर के ऊपर फॉल करेगी, आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर ये किस पॉइंट से पास करेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमेशा पैरेलल आने वाले रेज फोकस पॉइंट से पास करेगी। सो ये रेज ऑफ लाइट इस तरह से फोकस पॉइंट से पास करके चली जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम सेकंड वन रूल को यूज करते हैं। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाना चाहते हैं या फिर आप फोकस से पास करवाना चाहते हैं, जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या कर जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, सो ये रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, सो ये देखिए ये दोनों पैरेलल रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, जहां कहीं पे भी इसकी जो इमेज, जहां कहीं पे भी इसकी दोनों रेज इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, वहां पर जो हमारा एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से इसने इमेज फॉर्मेशन कर ली वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, सो जैसे ही ये एक रे ऑफ लाइट जहां पर इंसिडेंट करेगी, उसको जो रे ऑफ लाइट जहां पर इंसिडेंट करेगी उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। और सेकंड वन जो इंसिडेंट रे आ गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में चले जाएगी और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों की दोनों रेस एक दूसरे को इस तरह से कट करेगी, सो जिस वजह से हमारे सामने यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी। और इसी रे डायग्राम को देखते हुए हम इजिली इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक ये एक इमेज एक वर्टिकली डाउनवर्ड बनी है, सो ये क्या होगी स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। सो इन्वर्टेड क्योंकि ये नीचे की ओर बनी है। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रियल इमेज, क्योंकि हम अगर यहाँ पर कोई भी एक स्क्रीन को यहाँ पर प्लेस कर दे देन ये वाली एरो उसके ऊपर ही बनेगी। ओके, सो कोई भी अगर स्क्रीन को यहाँ पर रख दे देन एक रियल इमेज बनेगी। सो इमेज व्हिच कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन दैट इज रियल इमेज, एंड रियल इमेज हमेशा ही क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। सो इसकी पोजीशन के बारे में हम बात करें, यहाँ पर फोकस पॉइंट और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन बनेगी। सो बिटवीन एफ एंड सी, एफ फोकस पॉइंट एंड कैपिटल सी दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी।
ओके, सो इसका साइज की बात करें स्टूडेंट्स, यहां पर इसका साइज स्मॉलर बनेगा। ओके, स्मॉलर इन साइज। सो ये होगी हमारी टोटल इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग। ओके, सो स्मॉलर इन साइज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और बिटवीन एफ एंड सी बनेगी। सो इसी तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट डेज ऑफ फ्लाइट्स को हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इन्हीं चारों रूल्स को यूज करते हुए। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है हम डिफरेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हुआ है। सो ये देखिए, ये होगा फोकस पॉइंट, ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो अगर मान लीजिए हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल ऊपर पड़ा हुआ है, ये देखिए, सो ये वाला ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा हुआ है। सो मैं इस तरह से ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो रेडिएशन होगी वो रेडिएशन स्टूडेंट्स यहां पर अगर ये होगी इंसिडेंट रेडिएशन, आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर ये रेज ऑफ लाइट्स पैरेलल आ रही थी। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस पॉइंट से पास करेगी स्टूडेंट्स, यहां पर फोकस पॉइंट से पास कर देगी। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहां पर एक और इंसिडेंट रेज आएगी किस पॉइंट से, इस फोकस पॉइंट से। फोकस पॉइंट से पास करने के बाद, फोकस पॉइंट से पास करने के बाद ये वाली रेडिएशंस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वन प्लेन मिरर, सॉरी फ्रॉम दिस वन मिरर, ये रेज ऑफ लाइट्स किस पॉइंट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो जहां कहीं पे भी इसने कट लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर एक माउस की वजह से क्लियर इमेज नहीं बना पा रहा, सो जिस वजह से यहाँ पर इसकी इमेज थोड़ी पहले बन जाएगी। बट जब भी आपका आप कॉपी नोटबुक को यूज करते हुए अगर आप इसकी इमेज को बनाएंगे, देन आपकी जो इमेज होगी, ये वाली जो इमेज बिल्कुल फोकस इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनेगी। ओके, सो रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी, रियल होगी एंड इन्वर्टेड होगी और इसका साइज सेम होगा। ओके, जब भी आप नोटबुक के ऊपर आप स्केल की हेल्प के साथ बनाएंगे, देन इसकी सेम साइज इमेज बनेगी। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगी, सेम साइज होगी और ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनेगी। सो इस तरह से इजीली हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं इन चारों रूल्स को यूज करते हुए। बाकी नेक्स्ट ये दोनों आपका होमवर्क होगा। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस पॉइंट, देन आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं वो चारों के चारों रूल्स को यूज करते हुए। ये मैं दोनों के दोनों रे डायग्राम्स, सेकंड वन रूल्स ये वाला हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड द पोल। आप इन दोनों रे डायग्राम्स को खुद एक ट्राई करिए अपनी नोटबुक के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, जब भी रे ऑफ लाइट, जब भी हमारे जो ऑब्जेक्ट है फोकस पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट हो, फोकस पॉइंट के ऊपर अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, देन उसकी इमेज कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी के ऊपर बनेगी। स्टूडेंट्स, जब भी रे ऑफ लाइट, जब भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है फोकस पॉइंट के ऊपर पड़ा होगा, देन उससे आने वाली जो एक इंसिडेंट रे होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस पॉइंट से पास करेगी। और सेकंड वन जो रे ऑफ सेकंड वन हम रूल यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करवाने के बाद जो भी हमारी जो रे होगी वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक कर जाएगी। सो ये दोनों की दोनों रेज ऑफ लाइट यहाँ पर इस डायरेक्शन में भी नहीं मीट करेगी और ये इस डायरेक्शन में भी मीट नहीं करेगी, जिस वजह से ये दोनों की दोनों मीट ना करने की वजह से ये इंफिनिटी पॉइंट के ऊपर काफी ज्यादा दूर जाकर ये दोनों की दोनों लाइंस मीट करेगी। सो वहां पर एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, सो ये इमेज फॉर्मेशन भी क्या होगी, रियल होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी और नेक्स्ट एक यहां पर एट इंफिनिटी के ऊपर बनेगी, एट इंफिनिटी। एंड ये वाली रे ऑफ लाइट क्या होगी स्टूडेंट्स, इसकी जो इमेज होगी लार्जर इन साइज। सो लार्जर इन साइज बनेगी एट इंफिनिटी के ऊपर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम डिफरेंट यूजर्स ऑफ अ कन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। वो यूजर्स में कन्वेक्स मिरर को हम कहां पर यूज करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर रियर व्यू मिरर। अगर आपने अपनी कार के पीछे, अगर आपने डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स को देखना हो, देन आपको कन्वेक्स मिरर को ही यूज करना होगा रियर व्यू मिरर की फॉर्म में। ओके, सो क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन इजीली आ जाता है। कन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर के लिए क्यों यूज करते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज, कन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज गिव अस द इरेक्ट इमेज एंड डिमिनिश्ड इमेज। डिमिनिश्ड का मतलब वेरी स्मॉल साइज इमेज हमारे सामने देगा और वाइडर फील्ड एरिया ये इजीली कवर कर सकते हैं। एक छोटे से मिरर में ये काफी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो इमेजेस है वो इजीली बना सकते हैं।
ओके, सो सारे के सारी इमेजेस ये इजीली छोटे साइज में बना सकते हैं। सो इस वजह से हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर। ओके, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर के यूज के बारे में हम देख लेते हैं। सो कनकेव मिरर कैन बी यूज इन द टॉर्च लाइट, सर्च लाइट और द व्हीकल हेडलाइट। सो मान लीजिए ये आपकी व्हीकल की हेडलाइट है और आपका जो उसमें जो इंडिकेटर है, जो बल्ब है, वो यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट है। सो ये वाली इन्वर्ट साइज वाली जो सरफेस होगी, ये सारी की सारी कौन सी सरफेस होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर एक कनकेव मिरर की सरफेस होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दे कैन आल्सो, दिस कनकेव मिरर कैन आल्सो बी यूज एज अ शेविंग मिरर, क्योंकि जब भी हम इस कनकेव मिरर के वेरी क्लोज रहते हैं, देन उसके साथ जो इसकी जो इमेज बनेगी काफी लार्ज इमेज बनेगी और इसका इमेज का साइज जो है काफी लार्ज होगा। हम इजिली अपने हेयर्स को, अपने बियर्स के हेयर्स को हम इजिली देख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट, डेंटिस्ट भी इस कनकेव मिरर को यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, क्योंकि छोटे छोटे जो हमारे टीथ है हमारी अपने हमारे माउथ में, सो हमारे माउथ में वो सारी की सारी इमेज, उस टीथ की इमेज को क्लियर और लार्ज देखने के लिए डॉक्टर्स, डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है, लार्ज कनकेव मिरर कैन बी यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट टू प्रोड्यूस द हीट इन द, जस्ट टू प्रोड्यूस हीट इन द सोलर फर्नेस। सो सोलर फर्नेस में, सोलर फर्नेस का मतलब भट्टी, सो सोलर भट्टी को के बीच में भी हम डिफरेंट डिफरेंट सन से आने वाली जो रेडिएशन होगी उसको हम इजिली यूज कर सकते हैं एक ही पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए। सो ये थे हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूजेस ऑफ अ कनकेव मिरर। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, साइन कन्वेंशंस रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर के बारे में हम देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, देन इसके साथ जो साइन कन्वेंशंस है ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्लेस कर दिया तो उसकी जो हाइट हम लेंगे, साइज हम उसका लेंगे, देन उसको पॉजिटिव लेंगे। अगर डाउनवर्ड प्लेस कर दिया देन उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, सो इस वजह इसी तरह से कन्वेक्स मिरर में भी होगा और कनकेव मिरर में भी। ओके, सो दोनों में सेम ही होगा। राइट, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर हो देन उसकी साइज को, उसकी हाइट को पॉजिटिव लेंगे, अगर नीचे की ओर हो और उसको नेगेटिव लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट, जो भी रेज ऑफ लाइट्स इंसिडेंट डायरेक्शन से, ये वाली आप हमारी जो रेज ऑफ लाइट होगी, जो भी हमने डिस्टेंसेस को मेजर करना है वो हमें हमेशा ही पोल वाले पॉइंट से स्टार्ट करना है। इसका मतलब हम इस डायरेक्शन को इस तरह से मेजर करेंगे, इस डायरेक्शन से। ओके, सो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये वाली होगी और हमारी जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने की जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो देन हम उसका साइन को लेंगे नेगेटिव साइन। अगर सेम डायरेक्शन में हो, इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में हो, देन उसको हम पॉजिटिव साइन लेते हैं। ओके, सो मान लीजिए ये देखिए हमारे सामने ये एक फोकस पॉइंट हो गया। ओके, सो फोकस पॉइंट को, फोकल लेंथ जो हमारी होगी इस डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे। सो फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? नेगेटिव बनेगी, क्योंकि इसकी जो इंसिडेंट डायरेक्शन है वो ये वाली है और ये हमारी जो डिस्टेंस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो जिस वजह से हमें फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सो आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? नेगेटिव होगी। और अगर हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को देखें, यू की वैल्यू को, ऑब्जेक्ट जो हमारा ये वाला जो हमारी कैंडल पड़ी हुई है इसके सामने, तो यू की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर नेगेटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट डायरेक्शन ये वाली होगी और डिस्टेंस को हमने पोल से स्टार्ट करना है। सो इस वजह से ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर यू की वैल्यू नेगेटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसकी इमेज की वैल्यू, अगर उसकी इमेज जहां पर इसी डायरेक्शन में बने, नीचे बने, इन्वर्टेड बने, देन उसकी इमेज की डिस्टेंस को हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, सो फॉर द वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट इमेज इसकी साइज होगी पॉजिटिव। फॉर रियल इमेज एंड रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव, इमेज की वैल्यू। ओके, सो इसी तरह से हम कन्वेक्स लेंस की बात, कन्वेक्स मिरर की बात करें, इसकी फोकल लेंथ ये वाली होगी और डिस्टेंस और इंसिडेंट डायरेक्शन दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में। सो जिस वजह से इसकी फोकल एंड कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ होगी पॉजिटिव। ओके, तो इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर के केस में। और वी की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आएगी? वी की वैल्यू, क्योंकि कन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। सो बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, वो भी एक क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, सो वो भी बिहाइंड द मिरर ही बनेगी।
ओके स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट डिफरेंट साइन कन्वेंशन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। आप इजिली एक नोटबुक के ऊपर आप लिखकर रख लीजिए, क्योंकि हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स इस स्फेरिकल मिरर के साथ इन साइन कन्वेंशन को यूज करते हुए हम करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे सामने मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? जो फॉर्मूला हमें इन तीनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस, तीनों के बीच का जो रिलेशन, उसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। सो द फॉर्मूला विच गिव द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, फोकल लेंथ f, इमेज डिस्टेंस v। सो इन तीनों का जो रिलेशन हमारे सामने दे, देन उसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। और मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कहलाता है। ओके, सो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कहलाता है। ओके, सो यहाँ पर फोकल लेंथ को स्मॉल f के साथ मैंने डिनोट किया है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये नेक्स्ट वन, मैग्निफिकेशन। सो मान लीजिए हमारे सामने, हमारे मिरर के सामने स्टूडेंट्स, ये एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है जिसकी मान लीजिए हाइट है 3 सेंटीमीटर। हमने अगर कनकेव मिरर उसके सामने रखा हो, ये मान लीजिए कनकेव मिरर है और इस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है हमारे सामने 3 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इस कनकेव मिरर ने जो उसकी इमेज बनाई, वो मान लीजिए बड़ी इमेज बना दी। ओके, सो मान लीजिए इसकी इमेज जो बना दी उसने 6 सेंटीमीटर की इमेज बना दी। कितना साइज उसका इंक्रीज कर गया, आप इजिली देख लोगे ना। सो 3 सेंटीमीटर इसकी ऑब्जेक्ट की हाइट हो जाएगी और 6 सेंटीमीटर इसकी इमेज की हाइट हो जाएगी। सो दोनों ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज, दोनों के बीच का जो हमारे सामने रिलेशन दे, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, उसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल m ये वाला। ओके, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाइट ऑफ इमेज hi एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho। सो ये फॉर्मूला हम इजिली लर्न कर सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे। ओके, सो मैग्निफिकेशन इस तरह से दोनों साइजेस के, ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइजेस से इस तरह से डिपेंडेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैग्निफिकेशन का अदर फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस और इमेज डिस्टेंस की फॉर्म से हमने मैग्निफिकेशन को निकालना होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस है v एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। अगर इन दोनों की दोनों वैल्यूज को हम इजिली डिवाइड कर दें, देन हमारे सामने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। यहाँ पर नेगेटिव साइन भी आएगा। ओके, सो माइनस वी बाई यू, ये होगा हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। ओके, सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सेम न्यूमेरिकल अभी जो हमने डिस्कस किया था, अगर वही सेम न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लूं, ऑब्जेक्ट का साइज कितना हो जाएगा? 3 और इमेज का साइज होगा 6। सो ऑब्जेक्ट का साइज मींस हमारे सामने एच ओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, एच आई की वैल्यू जो हमारी इमेज की साइज है वो होगी 6 सेंटीमीटर। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे अभी अभी हमने साइन कन्वेंशन को डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर प्रेजेंट हो देन उसका साइज पॉजिटिव लेते हैं, अगर वो इमेज उसकी नीचे की ओर प्रेजेंट हो देन उसको हम नेगेटिव साइन लेते हैं। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर, ये पॉजिटिव ही होगा और हाइट ऑफ इमेज वो नेगेटिव हो जाएगा। सो मैग्निफिकेशन हम इससे कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इमेज ऊपर रख के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे रख के। हाइट ऑफ इमेज 6 सेंटीमीटर ऊपर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नीचे, इन दोनों को कट करने के बाद हमारे सामने क्या बन जाएगा? मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस ऑफ 2। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस ऑफ 2। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज भी सेंटीमीटर में है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर में है, दोनों की दोनों हाइट्स हमारे सामने सेम यूनिट में होगी। सो इसी वजह से हम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों को कैंसिल कर सकते हैं और मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट। सो इसके नो यूनिट होंगे, कोई भी इसके यूनिट नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जस्ट एक वैल्यू ही होगी, माइनस साइन इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर इमेज बनी है रियल और इन्वर्टेड इमेज। ओके स्टूडेंट्स, सो मैग्निफिकेशन को हम इजिली उसके साइजेस से, हाइट से हम निकाल सकते हैं और डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। जब भी हमारे सामने ऑब्जेक्ट एक रियल इमेज बनाएगा और उसकी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, देन उसके इसमें मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव बनेगी, m की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज बनेगी, देन उसकी वैल्यू जो हमारे सामने पॉजिटिव बनेगी। अगर मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दूं,
मान लीजिए हमारे सामने ऑब्जेक्ट की जो मैग्निफिकेशन है वो सॉरी मिरर की जो मैग्निफिकेशन है 1/5 और ये एक पॉजिटिव है। क्या आप बता सकते हैं मेरे को कि ये एक वर्चुअल इमेज बनेगी या रियल इमेज बनेगी? यस, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। यस, 1/5 ये बनेगी इसकी वर्चुअल इमेज। ओके, सो अगर वर्चुअल होगी तो देन डेफिनेटली वो एक इरेक्ट इमेज भी क्रिएट करेगा, इरेक्ट इमेज भी क्रिएट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो होप सो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ तो शेयर कर ही दिया होगा, इतना तो आप काम कर ही सकते हो। ये छोटी सी मेरी जो फीस आप जरूर पे करके जाए, एक लाइक, एक शेयर और कमेंट, अच्छा सा कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके स्टूडेंट्स, आशा करता हूं आपने इस न्यूमेरिकल को आंसर कमेंट सेक्शन में दे ही दिया होगा। अगर एक और न्यूमेरिकल मैं आपको देकर जाऊं, अगर मान लीजिए आपके सामने फोकल लेंथ ऑफ द मिरर अगर आपके सामने 20 सेंटीमीटर दिया गया हो, आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे को देना है। ओके, राइट इन द कमेंट सेक्शन। वेरी गुड स्टूडेंट्स, yes, very good. Thank you and have a nice day.